दिल्ली सल्तनत का प्रशासन आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर। तो बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का जो सरप्रमुख होता है वो सुल्तान होता है, और सभी जो शक्तियाँ होती हैं कार्यपालिक, न्यायपालिक और विधायक, सभी शक्तियाँ सुल्तान में होती हैं। सुल्तान निरंकुश होता है, लेकिन सुल्तान अपना प्रशासन चलाने के लिए 4 मंत्रियों का एवं अधिकारियों का सहयोग लेता है। उन 4 मंत्रियों में प्रमुख है दीवान वजारत, ये वित्त विभाग होता है। दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग है। दीवान इंसा, ये सचिवालय है। दीवान रसालत, ये एक विदेश विभाग है। उसके बाद में अन्य विभाग देख लेते हैं। और भी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में अन्य विभाग भी थे। उनमें था दीवान वरीद, ये एक गुप्तचर विभाग था। इस विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। दीवान कजा, ये काजी एवं न्याय का विभाग था। सदर उर सुदूर, अमीर हाजिब, ये बारबक या दरबार का व्यवस्था करता था। अमीर हाजिब भी सुल्तान से मिलने का अपॉइंटमेंट तय करवाता था। दीवान रियासत, दीवान कोही, इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। दीवान बंदगान, ये एक दास विभाग था, और इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवान खैरात, ये एक अनाथ एवं विधवाओं के लिए दान देने के लिए विभाग था। दीवान इमारत, ये इमारत से निर्मित करने वाला विभाग था। दीवान इमारत, अमीर मजलिस, ये एक शाही दावत एवं पार्टी था। अमीर शिकार, ये सुल्तान के लिए शिकार का प्रबंधन करने वाला विभाग था। दीवान इश्तियाक, ये पेंशन एवं वृत्ति से संबंधित विभाग था। दीवान मजलिस, ये मंत्री परिषद थी। दिल्ली सल्तनत काल में मंत्री परिषद को दीवान मजलिस कहा जाता था। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत में पूरे साम्राज्य को शासन चलाने की सुविधा के अनुसार प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता के प्रमुख को इक्तादार या वली या मुफ्ती कहा जाता था, और अन्य प्रांतों में अन्य अधिकारी भी प्रशासन चलाने के लिए सहयोगी होते थे। उनमें था प्रांतीय आरिज, मुत्सरिफ, कारकुन और काजी। इनका भी सहयोग प्रशासन चलाने के लिए लिया जाता था। प्रांत के बाद में प्रांतों को सिक्कों में बांटा गया है बलबन द्वारा। सिख प्रशासन, प्रांतों को सिक्कों में बांटा गया था, और प्रथम बार जो बांटने का कार्य किया था बलबन द्वारा। प्रधान होता था यहाँ का सिख प्रशासन का जो सरप्रमुख होता है वो था सिकदार। लोधी काल में सिखों को सरकार कहा जाता था। अब देखते हैं सिखों के नीचे होता था परगना प्रशासन। सिखों को परगनों में बांटा गया था। यहाँ का जो प्रशासन चलाने वाला प्रमुख होता है वो आमिल होता है उसका, और अधिकारी होता है गुमास्ता और कारकुन। कारकुन राजस्व लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी है। गांव प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता है। यहाँ पर अधिकारी होते हैं खुद मुकदम चौधरी, जो राजस्व वसूल कर केंद्र में भेजते हैं, और इनको वसूल करने के उसमें एवज में कमीशन दिया जाता है, जिसे हकम ए खुद भी कहा जाता था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का सैन्य प्रशासन। सेना प्रशासन को देखते हैं तो इसमें खास खेल, ये सुल्तान के निजी अंग्रेजक को खास खेल कहा जाता था। और सेना का जो प्रमुख होता था वो सेनापति होता था, जो किसी इक़्तिदार को बनाया जाता था। इल्तुतमिश द्वारा प्रथम बार शाही सेना की जानकारी, इल्तुतमिश द्वारा प्रथम बार शाही सेना रखी जाती है, जिसे जानदार कहा जाता है। केंद्रीय शाही सेना को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है हसम कलब, ये केंद्रीय सेना हुआ करती थी। दूसरा है हसम अथरफ, ये प्रांतीय सेना थी। हसम कलब में ही दीवान बंदगान एक भी अलग से सेना हुआ करती थी।
इल्तुतमिश की सेना में गुलामों की सेना भी थी। पहली बार बलबन ने सैन्य व्यवस्था को संगठित किया और एक दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना की तथा सेना को विकसित रूप अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। उसने स्थायी सेना रखना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी सेना थी। खिलजियों के समय सेना की प्रणाली खिलजियों के समय जो सैन्य प्रणाली थी वो मुग़ल प्रणाली पर आधारित थी। इसमें जो सेना का वर्गीकरण है वह इस प्रकार किया गया है: अमीरान ए सादा, अमीरान ए हजारा, अमीरान ए तुमन। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को सामंती रूप दे दिया और वंशानुगत बना दिया। सेना के पद को फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बना दिया था। लोदियों के समय सेना कबीला के रूप में संगठित हुई। दीवान ए अर्ज ये एक सैन्य विभाग था और इसका प्रधान को आरिज ममालिक कहा जाता था। इसका जो कार्य होता था सेना को भर्ती करना और सेना को वेतन देना। अब सेना में सुधार की बात कर लेते हैं। सैनिकों को दीवान ए अर्ज विभाग में अपने साज सामान को निरीक्षण कराने के लिए उपस्थित होना होता था। सैनिकों को दीवान ए अर्ज विभाग में अपने साजो सामान का निरीक्षण कराने के लिए दीवान ए अर्ज विभाग के सामने उपस्थित होना पड़ता था। सर्वप्रथम दाग एवं हुलिया अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। फिरोज शाह तुगलक ने हुलिया प्रथा को समाप्त कर दिया। सैन्य विभाग में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के समय सैन्य टुकड़ियों की बात कर लेते हैं। तो घुड़सवार सेना को सवार ए कलब कहा जाता है और इसमें एक अस्पा सेना यानी कि जिसके पास एक घोड़ा होता है वो उसको एक अस्पा और जिसके पास दो घोड़ा होता है उसको दो अस्पा। अस्ति सेना जो थी वो बीले खान विभाग के तहत होती थी और इसके प्रमुख को शाहनापील कहा जाता था। पैदल सेना को पायक कहा जाता था और इसमें धनुर्धर यानी सेना को धनु कहा जाता था और नाव का बेड़ा भी इस सेना के तहत होता था जिसे मैर ए बहर कहा जाता था। सेना का वर्गीकरण। दिल्ली सल्तनत काल में जो सेना का वर्गीकरण किया गया है वो मंगोल प्रणाली के आधार पर आधारित था। सेना में दिल्ली सल्तनत में जो सेना का वर्गीकरण किया गया है वो मंगोल प्रणाली पर आधारित था। 10,000 सवार बराबर एक सरखेल, 10 सरखेल बराबर एक सिपह सलार, 10 सिपह सलार बराबर एक अमीर, 10 अमीर बराबर एक मलिक और 10 मलिक बराबर एक खान हुआ करता था। बारूद और तोपखाने का प्रयोग भी दिल्ली सल्तनत में किया गया था। कुज और कुंजीर ये एक तोप जैसी वो थी। मगरिब, मंजनिक और अरादा ये पत्थर फेंकने का यंत्र हुआ करते थे। मगरिब, मंजनिक और अरादा ये पत्थर फेंकने के अंतर थे। सबद ये सुरक्षित गाड़ी को सबद कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग सुल्तानों के ध्वज और चिन्ह हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने खानों को 7 ध्वज और अमीरों को 3 ध्वज रखने की अनुमति दी। सैनिकों को वेतन अलग अलग सुल्तानों के समय अलग अलग था। उन्हें वेतन नगद या भूमि आवंटन के रूप में दिया जाता था। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इसलिए लूट के माल में अलाउद्दीन खिलजी ने 80% अपने पास रखा और 20% सेना को दिया। अलाउद्दीन खिलजी के काल के समय में मुक्तियों द्वारा सैनिकों के वेतन में कुछ कमीशन काट लिया जाता था। इस कमीशन काटने की प्रथा को गियासुद्दीन तुगलक ने समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या किया जाता था? मुक्तियों द्वारा सैनिकों के वेतन से कुछ कमीशन काट लिया जाता था। इस कमीशन काटने की प्रथा को गियासुद्दीन तुगलक द्वारा समाप्त किया गया और गियासुद्दीन तुगलक द्वारा एक कार्य जो किया गया वो था कि सेना के खुसरो के समय में सेना को बहुत सारा धन बांटा गया था। उस धन को वापस लेने के लिए प्रयास किया और उसके लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और जो धन दिया गया था सैनिकों को उस धन को वापस लेने के लिए उसने सैनिकों के वेतन में से किस्त के रूप में धन को काटना शुरू किया। यानी कि गियासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों के वेतन का एक रजिस्टर तैयार करवाया था
खुसरो खान ने इस सेना को अधिक धन बांट दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इस धन को वापस लेने के लिए व्यवस्था की थी। इसके लिए एक दफ्तर फजीलात रजिस्टर बनवाया और इनमें लिखवाया कि किसको कितना वेतन दिया गया है, कितना बकाया है। बकाया को सैनिकों के वेतन से किस्तों के रूप में काट लिया जाता था। न्याय प्रशासन की बात करते हैं तो सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत हुआ करता था, लेकिन इसके नीचे धार्मिक मुकदमों का निर्णय करने के लिए सदर मुफ्ती एवं की सहायता लिया करता था। न्याय प्रशासन में बात करते हैं, सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत हुआ करता था। धार्मिक मुकदमों का निर्णय लेने के लिए सुल्तान मुफ्ती की सहायता लेता था। धर्मनिरपेक्ष मुकदमों में काजी की सहायता लेता था। सुल्तान के बाद में दीवान ए कज़ा प्रमुख न्याय था। ये प्रमुख काजी ए ममालिक न्याय करता था। काजी उल कुज्जात। प्रांतों में भी 4 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। वली का न्यायालय, दीवान का न्यायालय, काजी का न्यायालय और सदर का न्यायालय। नगरों में न्याय का कार्य अमीर-ए-दाद नामक पदाधिकारी किया करता था। इसकी सहायता के लिए नायब दाद बेग हुआ करते थे। गांव में पंचायतों द्वारा ही न्याय कार्य किया जाता था। अगर बात करते हैं कानून व्यवस्था की, मुसलमानों पर शरीयत के कानून और हिंदुओं पर हिंदू धार्मिक कानून लागू होते थे। उसी के हिसाब से न्याय किया जाता था। फौजदारी कानून सबके लिए समान हुआ करते थे। कानून के 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, कयास और ज़वाबित। ज़वाबित जो कानून था वो सुल्तान द्वारा बनाए गए कानून को ज़वाबित कानून कहा जाता था। एकता व्यवस्था शासन की दृष्टि से राज्यों को छोटे इकाई में बांटा गया था, जिसे एकता या इक़्तिदार कहा जाता था। फवाजिल इक़्तिदारों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया था तथा अलाउद्दीन खिलजी ने उनके स्थानांतरण पर बल दिया। इक़्तिदार का जो कार्य था वो राजस्व वसूल करना एवं कुशल सेना रखना था।